नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बात करेंगे आज इस लेक्चर में हम कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। देखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर में से भी हर एग्जाम में अपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो आज उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो शब्द आया है ना, इसमें एक शब्द है एग्री एंड एक शब्द है कल्चर, है ना। देखिए, कल्चर शब्द बहुत सारी जगह पर काम आता है। कल्चर शब्द का होता है मतलब ऐसा कुछ भी आप जिसको बड़े पैमाने पे फॉलो कर रहे हो, बड़े पैमाने पर आप उसका जैसे कहते हैं ना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप उसको कल्चर बोल सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा एपीकल्चर, सेरीकल्चर, है ना, या फिर विटीकल्चर। जैसे एपीकल्चर क्या था? मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर क्या था? रेशम कीट का पालन। विटीकल्चर क्या था? अंगूर का उत्पादन। ऐसे कैसे एग्रीकल्चर क्या होता है? जब आप जमीन से, है ना, जमीन की से आप कोई भी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन प्राप्त करते हैं, तो इसको अपन एग्रीकल्चर बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो है हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखा। शुरुआत में जब मनुष्य ने अपना विकास शुरू किया तो वो मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर करता था, या प्रकृति से जो कुछ भी खाने के लिए पौधों से मिल जाए, पेड़ों से मिल जाए, वो खाकर जीवित रहता था। बट जैसे जैसे सिविलाइजेशन बनी तो मनुष्य को पूरी सिविलाइजेशन का पेट भरने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना पड़ा, और इस प्रोडक्शन के लिए उसे एग्रीकल्चर पर बेस्ड होना पड़ा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने एग्रीकल्चर के बहुत सारे तौर तरीके सीखे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की, कि एग्रीकल्चर कितने टाइप्स का हो सकता है, या व्हाट आर द टाइप्स, है ना। तो हम करते हैं सबसे पहले कृषि के प्रकार। देखिए, मैं आपको कुछ बेसिक कृषि के प्रकार बताता हूँ जो आपको हर एग्जाम में काम आएंगे। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। देखो, सबसे पहले एग्रीकल्चर का जो टाइप है ना, उसको हिंदी में अपन बोलते हैं बारानी कृषि, और या फिर इसको बोलते हैं रेन फेड एग्रीकल्चर। रेन फेड, है ना, एग्रीकल्चर। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंडेंट हो? बारिश पर डिपेंडेंट हो, मानसून पर डिपेंडेंट हो, तो उसे अपन रेन फेड एग्रीकल्चर कहते हैं। मतलब बारिश आएगी तभी कृषि होगी, अदरवाइज कृषि नहीं हो पाएगी। तो ऐसी कृषि जो ओनली मानसून पर डिपेंड करती है, दैट विल बी अ रेन फेड एग्रीकल्चर या बारानी कृषि। दूसरी अपन कह सकते हैं सिंचित कृषि। बड़ा आसान है ये सिंचित कृषि, जिसको अपन कह सकते हैं इरिगेटेड फार्मिंग। इरिगेटेड फार्मिंग या इरिगेटेड एग्रीकल्चर। इसमें क्या है, अब भाई साल भर तो बारिश होगी नहीं, है ना, तो हमको सिंचाई के दूसरे साधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा। सिंचाई के साधन हो गए जैसे कैनाल्स हो गई, ट्यूबवेल्स हो गए, वेल हो गए, या और कोई दूसरा सिस्टम है, तालाब हो गया, नदी हो गई। तो साल भर आपको अगर सिंचाई के लिए पानी मिलता रहे तो ऐसी सिंचाई को आप क्या कहेंगे? ऐसी सिंचाई को आप कहेंगे, ऐसी कृषि को आप कहेंगे सिंचित कृषि या इरिगेटेड एग्रीकल्चर। इसमें आप जैसे मानसून आता है तो साल में एक बार आता है, तो आप एक फसल ले सकते हैं। बट आपके पास अगर एग्रीकल्चर की सुविधा हो गई है तो आप साल में कितने भी फसलें ले सकते हैं, है ना। इसलिए ये सिंचित कृषि कहलाती है, साल में कई फसलें दी जा सकती है। देखिए, तीसरी तरह की जो कृषि है उसको बोलते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि यानी कि मिक्स्ड एग्रीकल्चर। अब देखिए, मिश्रित कृषि में क्या होता है कि अगर कृषि और पशुपालन दोनों साथ में किया गया, एग्रीकल्चर एंड जो एनिमल हस्बेंड्री है, अगर उस दोनों को अपन साथ में करते हैं तो इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। और बहुत लंबे समय से, पुराने समय से एग्रीकल्चर और पशुपालन दोनों साथ में ही किया जाता है ना। तो ऐसी कृषि जहाँ पर पशु भी पाले जा रहे हैं, गाय बैल जैसे पशु भी पाले जा रहे हैं, और वहाँ पर खेती भी हो रही है, तो इसको अपन मिक्स्ड एग्रीकल्चर बोल देंगे। आजकल एक शब्द बहुत ज़्यादा चल रहा है जिसको अपन बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग, है ना। ये कई बार एक क्वेश्चन आ रहा है ट्रक फार्मिंग का। तो ट्रक फार्मिंग में आप याद रखना कि अगर सब्जियों का उत्पादन आप करते हैं ना, सब्जियों का, वेजिटेबल का प्रोडक्शन करते हैं, तो इसको ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। क्योंकि उसमें बार बार क्या है कि लॉट में ट्रक भर भर के जो आपको मंडी में सामान पहुंचाना पड़ता है ना, छोटे ट्रक होते हैं। तो ट्रक फार्मिंग का मतलब क्या है, आपको कभी कोई पूछ ले तो आप बोल देना सब्जियों का उत्पादन ट्रक फार्मिंग से संबंधित है। और देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें हमको करना है वो करना है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, या इसको अपन बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। एक्चुअली ये कृषि का सबसे पुराना तरीका है, और अगर मैं सही बात करूं तो मनुष्य ने जब पहली पहली बार खेती करना सीखा ना, तो उसने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ही सीखा है ना। क्या हुआ कि
अब जैसे मानसून वगैरह आता है तो आपने नोट करा होगा कि चारों तरफ जहाँ जहाँ पर भी मानसून की बारिश गिरती है तो वहाँ सभी जगहों पर क्या है, वनस्पति उग जाती है ना। वनस्पति, घास फूस जो भी है, और जैसे ही मानसून खत्म होता है, सर्दियाँ आती है, फिर गर्मियाँ आती हैं, तो ये वनस्पति अपने आप खत्म हो जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि शुरुआत में जब मनुष्य खेती बाड़ी नहीं करता था तो चारों तरफ दूर दूर तक उसको हमेशा जंगल ही जंगल दिखता था या घास ही घास दिखती थी। मनुष्य ने जब पहले पहले खेती करना सीखा तो उसने पहले जंगलों को साफ किया, है ना, जंगलों को काटा। जंगलों को काटने से जो भी कचरा हुआ, अवशेष थे, उसके रिमेन्स थे, उनको वहीं पे जला दिया और एक बड़ा फील्ड तैयार कर लिया। एक ही फील्ड में 8-10 साल तक खेती करने के बाद जब कंटिन्यूसली प्रोडक्शन कम होता जाता था तो मनुष्य को लगता था कि यार अब ये खेत खराब हो गया है, अब मुझे कोई दूसरा फील्ड जो है वो चुनना पड़ेगा। देन ही मूव्स टू अनदर फील्ड। अच्छा, अनदर फील्ड तो था नहीं, तो अगेन ही विल कट डाउन द वुड्स एंड विल बर्न देम, और वो एक खेत तैयार करेगा। मतलब फिर से एक नया जंगल काटेगा, फिर से उसको जलाएगा और फिर से एक नया खेत तैयार करेगा। तो उसकी ये हैबिट में आ गया, है ना। क्या हैबिट में आ गया? स्लैश एंड बर्न, कृत एवं दहन। फर्टिलाइजर का कंसेप्ट या फिर जमीन में आप वापस पोषक तत्व डाल के जमीन को वापस तैयार कर सकते हो, ये तो उसको समझ में आया नहीं। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने खेती करना सीख लिया, हमने फर्टिलाइजर का कंसेप्ट सीख लिया, हमने उर्वरक का कंसेप्ट सीख लिया, तो फिर हमको जैसे ना बार बार इधर से उधर शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट आज भी बहुत सारे ऐसे पूरे विश्व के अंदर आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं, जो ट्राइब्स वगैरह हैं, वो मानते हैं कि ये हमारा कल्चर है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स जो है अभी भी जंगलों में निवास करती है, और वहाँ पे अगर उनको खेती करनी है तो इस तरह से जंगल को काटना पड़ता है और एक खेत तैयार करना पड़ता है। तो जो ट्राइबल पीपल हैं वो आज भी इसी तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं, और ऐसा कल्चर क्या कहलाता है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहलाता है, स्थानांतरित कृषि कहलाता है। इसमें परिभाषा अगर मैं बोलूँ तो इस प्रकार के जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसमें एक जंगल को काट कर उसके अवशेषों को जलाकर एक खेत तैयार करते हैं, और उसके बाद 8-10 सालों तक वहाँ खेती करने के बाद उसे त्याग दिया जाता है, नया जंगल काटा जाता है और नया जंगल खेत तैयार किया जाता है। पूरे विश्व में आप घूमेंगे तो ट्राइब्स तो भाई सभी जगह रहती है ना। पूरे विश्व में आप जाएं तो अलग अलग देशों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं, और वो सभी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को फॉलो करती है। तो कुछ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर्स के नाम हैं वो अभी हम लिख लेते हैं। तो एक बार जो मैंने अभी सारी बातें आपको बताई है, आप इनके अच्छे से नोट्स बना लें। इसके लिए आज पीपीटी हमारे पास अवेलेबल है ना। तो आप एक बार देखिए, जैसे मैंने शुरुआत सबसे पहले आपसे की थी इनसे, बारानी कृषि। बारानी कृषि को मैंने कहा ऐसी कृषि जो वर्षा जल या मानसून पर आधारित हो, उसको अपन क्या कहेंगे? बारानी कृषि कहेंगे, है ना। रेन फेड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर विच इज बेस्ड अपॉन मानसून और वाटर बेस्ड ऑन रेन फेड एग्रीकल्चर। दूसरा मैंने आपको बताया सिंचित कृषि, है ना। ऐसी कृषि जो सिंचाई के साधनों पर आधारित हो, मतलब आपके पास साल भर ऑप्शन रहता है कि भाई मानसून नहीं भी आया, कम आया, थोड़ा आया, तो भी आप क्या कर सकते हैं? अपनी क्रॉप का डेवलपमेंट कर सकते हैं, है ना। फिर देखिए मिश्रित कृषि, जब मैंने आपको बताया कि जब आप क्या कर सकते हैं? कृषि और पशुपालन दोनों साथ में करते हैं, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों साथ में होता है, तो इसे आप मिश्रित एग्रीकल्चर कहते हैं। मोस्टली ये फॉलो किया जाता है। फिर देखिए स्थानांतरित कृषि, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, किसी जंगल को काटो, उसके जो भी अवशेष हैं उनको वहाँ पे जला दो, जलाने से जो भी खेत तैयार होता है ना, वो खेत फिर जो है वहाँ पे 8-10 साल तक खेती करो। उसके बाद आप जब खेती हो जाती है उस खेत को त्याग दीजिए, नया खेत तैयार करिए, है ना। इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और इस प्रकार की खेती जो है पूरे विश्व में प्रचलित है। उनके कुछ नाम हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। जैसे स्थानांतरित कृषि का नाम है रे। रे नाम कृषि, स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहाँ पे किया जाता है? वियतनाम में। ये कुछ नाम है, आप इनको ध्यान रखें। जैसे तावी, तावी नाम है मेडागास्कर में, कॉन्गो में मसोले, रोका ब्राजील, कोनुको वेनेजुएला, मिलिया ग्वाटेमाला, है ना। मिल्पा, ये मिल्पा है, मिल्पा इन मैक्सिको। झूमिंग, भारत में ऐसी कृषि को क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि कहते हैं। चेना, चेना कहाँ पे कहते हैं? श्रीलंका में। अब देखिए भारत बहुत बड़ा देश है। ऐसे दो नाम और हैं, तमराई थाईलैंड में और लेडान इंडोनेशिया में। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आराम से आप इनको देख के कहीं पे नोट डाउन करिए। देखिए भारत में भी ट्राइब्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ पर, आप पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाएं, गुजरात से आसाम चले जाएं, इस बीच में बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं। और
जैसे दूसरे देशों के ट्राइब्स है वैसे ही हमारे ट्राइब्स भी है, वहाँ पर भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बहुत पॉपुलर है। भारत में सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का जो प्रचलन है ना, वो असम राज्य में है। असम राज्य के अंदर ही हमारे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को झूमिंग कृषि कहा जाता है। तो एक मतलब भारत में एक वो बन गया है कि भारत में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को झूमिंग कृषि कहा जाता है। एक्चुअली झूमिंग नाम जो है वो ओनली फॉर असम राज्य है। इसके अलावा देखो आप अलग अलग राज्यों में जाओगे ना, तो जैसे दीपा, दीपा कहते हैं बस्तर, है ना। बस्तर अब कहाँ चला गया है, बस्तर जगह अभी छत्तीसगढ़ में है। बस्तर में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं, दीपा कहते हैं। फिर देखिए दजिया या दैया, दजिया या दैया ये हम कहाँ पे कहते हैं, मध्य प्रदेश में कहते हैं। वालरा या वात्रा ये नाम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का कहाँ पर है, राजस्थान में। पोडू, पोडू नाम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। कुमारी, कुमारी नाम कहाँ पर है, केरल में। और कमन, विंगा और धावी, विंगा और धावी अलग अलग है। कमन, विंगा और धावी ये नाम कहाँ पर चलता है, ये नाम उड़ीसा में चलता है। ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि को जैसा कि मैंने बोला कि कृत एवं दहन कृषि यानी कि स्लैश एंड बर्न, इंग्लिश में अगर इसका नाम लिखें अपन तो क्या लिखना पड़ेगा, स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं इसको। तो दोस्तों ये टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है ना, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। खास करके जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है इसमें से जरूर जरूर क्वेश्चन आता है बहुत सारे एग्जाम्स में, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से करना। ओके, फिर देखिए हमारे पास अभी मैंने आपसे बात करी थी कल्चर की। कल्चर क्या होता है कि ऐसा कुछ भी जिसको बड़े पैमाने पर फॉलो किया जाता है ना, उसको कल्चर कहा जाता है ना। जैसे एग्रीकल्चर, तो जमीन से जो भी चीजें हम प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए शब्द क्या आ जाता है, एग्रीकल्चर। ठीक है। ऐसे कैसे देखिए बहुत सारे कल्चर हैं, जैसे एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खी का पालन। अगर आप मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं, बी कीपिंग कर रहे हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं, एपीकल्चर। जैसे कि वर्मी कल्चर, ये वर्मी कल्चर है। वर्मी कल्चर होता है ना, वर्मी, वर्म्स होते हैं ना, वर्म्स, WORMS। वर्मी कल्चर क्या होता है, ये वर्मी कल्चर है। वर्मी कल्चर क्या होता है, केंचुए का पालन। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या है, रेशम कीट का पालन। सिल्क, सिल्क के वर्म्स होते हैं ना, सिल्क वर्म्स होते हैं ये भी। फिर देखिए मोरी कल्चर, मोरी कल्चर एक्चुअली क्या है, आपको अगर रेशम के कीड़े पालने हैं ना, पहले आपको शहतूत के वृक्ष लगाने पड़ेंगे, है ना। शहतूत के वृक्ष को कहते हैं मलबेरी, मलबेरी। शहतूत के वृक्ष को क्या कहते हैं, मलबेरी कहते हैं। पहले शहतूत के वृक्ष लगाइए, उसके ऊपर रेशम के कीड़े पालिए, क्योंकि रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पे रहता है। ठीक है। तो एक्चुअली शहतूत के वृक्ष लगाना ये कौन सा कल्चर है, मोरी कल्चर है। फिर देखिए हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर अपन कहते हैं गार्डनिंग, बागवानी। अपन विभिन्न प्रकार के बगीचे लगाते हैं, जैसे कि कोई फलों का बगीचा लगा दिया है, जैसे कोई आपने फूलों का लगा दिया है ना। या फिर आपने नर्सरी वाला काम देखा है, नर्सरी में काम होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पौधों की सैंपलिंग की जाती है, वो भी बागवानी एक तरीके से गार्डनिंग है। तो ये सब इसी बागवानी को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। बागवानी को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। फिर देखिए विटीकल्चर, विटीकल्चर शब्द किसके लिए प्रयोग में आता है, विटीकल्चर प्रयोग में आता है अंगूर उत्पादन के लिए, ग्रेप्स प्रोडक्शन के लिए। फिर देखिए पामोकल्चर, पामोकल्चर शब्द आता है, ये शब्द आता है फलों के उत्पादन के लिए। एक आता है आलेरी, आलेरी कल्चर जो शब्द आता है ये सब्जियों के उत्पादन के लिए आता है, सब्जियां आती है ना। ऐसे कैसे देखिए फ्लोरिकल्चर हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर प्रोडक्शन, फूलों का उत्पादन। ऐसे कैसे देखिए पीसी कल्चर हो जाएगा, पीसी कल्चर मतलब मछलियों का पालन। अच्छा क्वेश्चन है ये। पीसी कल्चर देखो क्या हो जाएगा, मछली का पालन। और एक्वा कल्चर क्या हो जाएगा, जलीय जीवों का पालन। पीसी कल्चर तो क्या हो जाएगा भाई, पीसी कल्चर मछली पालन, और एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर हो जाएगा जलीय जीवों का पालन। ठीक है, दोनों में फर्क है। देखो एक्चुअली पानी के अंदर मछली के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आपको वहां पे घोंगे मिलेंगे, स्नेल्स मिलेंगे, आपको केकड़े मिलेंगे, क्रैब्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको उसके लिए अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्वा कल्चर पढ़ना पड़ेगा। तो बात करेंगे हम हरित क्रांति की, ग्रीन रेवोल्यूशन की। देखिए थोड़ा आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जाना होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, देखिए पूरे यूरोप की इकोनॉमी जो है कोलैप्स हो गई, और ऑलमोस्ट आप देखिए अमेरिका भी लास्ट में जाते जाते युद्ध में कूद गया था, जापान इधर से कूद गया था, भारत से बहुत सारा सामान जो है वो यूरोप के देश भेजा जा रहा था। तो ऑलमोस्ट आप देखिए पूरे विश्व में ही, सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में ही खाने पीने की शॉर्टेज हो गई, ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई, खाद्यान्न की कमी हो गई, है ना।
इसी बीच में क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थोड़ा पहले ही मैक्सिको के अंदर एक साइंटिस्ट थे, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग ने जो है खेती करने का एक बड़ा ही नायाब तरीका ढूंढ लिया, एक विशेष तरीका ढूंढ लिया जिसमें बड़े बड़े फील्ड जो हैं, विस्तृत एकदम लॉन्ग, वहां पर एक ही प्रकार की फसल को बोना, उसको फर्टिलाइज करना, क्योंकि हमने तब तक यूरिया भी बना लिया था, है ना, और वहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना जो हाई ईल्ड के हो, HIY बोलते थे उन्होंने, हाई ईल्ड प्रोडक्शन सीड्स उनको बोला जाता था। उस बीजों का प्रयोग करके उन्होंने एक ही खेत से एक बार में बम्पर प्रोडक्शन निकाला, है ना। और वो उसमें ये था कि अगर इस चीज को कंटिन्यूसली साल दर साल फॉलो कर लें तो हमारा जो वीट का प्रोडक्शन जो 10 ईयर्स में होता था वो हम मात्र 2 सालों में अचीव कर लेंगे। इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। और ग्रीन रेवोल्यूशन को विश्व के अंदर जिसको कहते हैं ना प्रमोट करने का खोजने का श्रेय जाता है नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। तो हरित क्रांति का पिता, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। अब मैक्सिको से ये चीज पहुंची यूएसए में, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप कहें कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई था तो वो यूएसए था। तो यूएसए ने क्या है कि यूरोप के अंदर खूब हथियारों की सप्लाई करी, सैनिक भी भेजे, अच्छा खासा उसने प्रॉफिट भी कमाया। और यूरोप की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई तो बड़ी इकोनॉमी यूएसए की बची, बड़ी मिलिट्री यूएसए की बची, बड़ा पावर हाउस यूएसए बन गया। तो यूएसए ने जो है इस ग्रीन रेवोल्यूशन को हाथों हाथ लिया और अपने देश में प्रमोट करने लगा। भारत के साथ, भारत आज़ाद हो गया 47 में, भारत के साथ यूएसए के रिश्ते अच्छे थे उस समय, नेहरू जी ने अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखा। और यूएसए और इंडिया के बीच में एक कहते हैं ना यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ जिसमें यूएसए के कई वैज्ञानिक हमारे यहाँ आए, हमारे प्रोफेसर वहां पर पढ़ने के लिए गए। तो यूएसए से हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है, हरित क्रांति का जो कंसेप्ट है, यहाँ पर आया। और हरित क्रांति का ये कंसेप्ट हमारे यहाँ पर सबसे पहले जिस विश्वविद्यालय में, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर इसके ऊपर काम हुआ वो विश्वविद्यालय था पंतनगर विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक एग्जाम में आया था कि हरित क्रांति से भारत के किस विश्वविद्यालय का संबंध है, विच ऑफ द यूनिवर्सिटी इज रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो आप इसका आंसर देंगे पंतनगर विश्वविद्यालय। वर्तमान में पंतनगर विश्वविद्यालय जो है ये उत्तराखंड में चला गया। तो यहां से हमारे यहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। पहले एक छोटे लेवल पे यानी कि जिसको कहते हैं एरिया, जो फर्टाइल एरिया है भारत में आइडेंटिफाई किया गया, उस लेवल पे ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किया और 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन का जो प्रोग्राम है उसको हमने पूरे इंडिया के अंदर लागू कर दिया। कुछ राज्य सेलेक्ट किए थे हमने, जैसे पंजाब, हरियाणा हमने सेलेक्ट किया, हमने तमिलनाडु को सेलेक्ट किया। इस तरह से सेलेक्ट करके हमने ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में इंस्टॉल कर दिया, मतलब लागू कर दिया। भारत में हरित क्रांति लागू करने का उद्देश्य क्या था? ये प्रथम हरित क्रांति, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1966 में जो लागू हुआ, इसका उद्देश्य था कि भारत को ग्रेन्स के प्रोडक्शन में, खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था। मतलब हमें किसी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़े। 1962 में हमने वॉर लड़ा, 65 में हमने वॉर लड़ा, हालात इतने खराब हो गए कि देश में खाने के लिए अनाज नहीं था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि हमें अमेरिका से अनाज मांगना पड़ा। हमारे देश के प्रधानमंत्री आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री को माइक पे आके कहना पड़ा, बड़ा भाषण देना पड़ा कि देश का किसान अगर देश का जवान सरहद पे लड़ रहा है तो देश का किसान जो है वो लड़ेगा हमारे फील्ड में, यानी कि खेतों में लड़ेगा। जय जवान जय किसान का नारा दिया उन्होंने। इतनी बुरी हालत हो गई थी। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से ये रिक्वेस्ट किया कि हमारे देश में भुखमरी की समस्या है, आप अपने देश से गेहूं भेजिए। अमेरिका वालों ने भी बड़ी हमारे साथ बुरी करी। उन्होंने हमें वो गेहूं खाने के लिए भेजा जिस गेहूं को वो अपने सूरों को खिलाने के लिए, जानवरों को खिलाने के लिए पैदा करते थे। बड़ी ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन थी। इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमने फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इसको भारत में लागू किया कि हमें आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनना होगा, ताकि कम से कम पेट भरने के लिए तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने जिसको कहते हैं तो हाई ईल्ड के यानी कि उच्च तकनीक के जो बीज हैं उनका प्रयोग करना, प्लस यूरिया, मतलब आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर्स जिनको आप बोलते हैं, उर्वरक जिनको आप बोलते हैं, उनको हमने किसानों को दिया कि भाई इसका यूज करो आप। तो नो डाउट 10-15 सालों में भारत ने बम्पर प्रोडक्शन किया, खासकर गेहूं और चावल का। जो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन होता है वो गेहूं और चावल के लिए होता है, और आने वाले 10-15 सालों में हम इसके चैंपियन बन जाते हैं। एटलीस्ट हमारे यहाँ पर जो भुखमरी की समस्या थी वो खत्म हो जाती है।
तो बेसिकली दोस्तों इस पे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं आप देखिए। पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, व्हेन द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया। तो आप आंसर देना 1969। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड, है ना, तो नॉर्मन बोरलॉग। और अगर आपको पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का पिता कौन है भारत में, तो MS स्वामीनाथन। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन को जिसको पेटर्नाइज किया भारत में, उसके लिए सबसे ज्यादा काम किया वो MS स्वामीनाथन ने किया। तो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन दोस्तों बड़ा अच्छा रहा, हमने काफी चीजें अचीव करी। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं इसमें। ये पंतनगर विश्वविद्यालय आप जरूर याद रखिएगा कि पंतनगर विश्वविद्यालय का संबंध किससे है, पंतनगर विश्वविद्यालय का संबंध भारतीय हरित क्रांति से। नेक्स्ट चीज देखिए, हाँ अब भारत में इसी दौर में 1966 में ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ फॉर द ग्रेन प्रोडक्शन। 1970 में केरल से आए हुए वर्गीस कुरियन ने गुजरात में काम करते हुए ऑपरेशन फ्लड चलाया। 1970 में उन्होंने क्या चलाया, एक प्रोग्राम चलाया ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है इट वॉज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, कि भारत को दूध के उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनना है। बात समझ रहे? तो दूध उत्पादन की जो प्रक्रिया हमने अपनाई इसको बोला गया व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति। तो अगर मैं श्वेत क्रांति बोलूं या ऑपरेशन फ्लड बोलूं तो आप समझ जाना कि इसका जो संबंध है, रिलेशन है, वो किससे है, श्वेत क्रांति यानी कि दूध उत्पादन से। ओके, तो आप देखिए बेसिकली 1980 1990 तक आते आते एटलीस्ट हमारे देश में हम किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर नहीं थे, हम अपना प्रोडक्शन कर रहे थे पूरा। बट एक प्रॉब्लम ये आई कि हमने बेतहाशा बड़े पैमाने के ऊपर क्या करा, ये यूरिया वगैरह का इस्तेमाल किया। इसके थोड़े साइड इफेक्ट जो है अब सामने आने लगे, जमीन के ऊपर भी थोड़ा नेगेटिव असर होने लगा। तो उस समय थोड़ा सा हमारी इकोनॉमी जो है अनस्टेबल हो रही थी। 1990 1991 का जो दौर था वो तो बहुत ही बुरा दौर था, इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी। हमें इकोनॉमिकल पूरे सुधार ही करने पड़े, लिबरटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आपने सुना होगा, LPG ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ समय बाद फिर भारतीय अर्थव्यवस्था वापस स्थिर हुई। वर्ष 2000 से लेके 2006 के बीच में भारत की जो सरकारें बनी उन्होंने फिर से एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देना शुरू किया और 2000 टू 2006 को ही बीच में ही हम कहते हैं कि सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ, द्वितीय हरित क्रांति शुरू हुई। इस द्वितीय हरित क्रांति में, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन में, भाई खाद्यान्न उत्पादन यानी ग्रेन्स के प्रोडक्शन में तो हम जिसको बोलते हैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गए थे। बट अभी भी पल्स होती ना, दालें या जो दूसरे होते हैं ऑयल सीड्स, तिलहन, इनके उत्पादन में अभी भी हम पिछड़े हुए थे। हमें दूसरे देशों से इसका इंपोर्ट करना पड़ता था, आयात करना पड़ता था। तो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो मेन मोटो था कि भारत को दलहन यानी कि पल्सेस, ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन, इनके उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अलावा भारत में और दूसरे भी जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मीट हो गया, अंडे हो गए, मसाले हो गए, है ना, प्रॉन फिश हो गई, फिश हो गई, इन सभी चीजों के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन तो बहुत पहले शुरू कर दिया था, बट उसके बाद और भी बहुत सारे रेवोल्यूशन शुरू किए। जैसे कि आप देखें, हमने कुछ क्रांतियां शुरू करी, उनके कुछ नाम हैं और उनका कुछ रिलेशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए आप, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? फूड ग्रेन प्रोडक्शन से, खाद्यान्न उत्पादन से। जैसे कि व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन, टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन, किससे मछली संबंधित है? झींगा मछली, प्रॉन फिश आती है ना, प्रॉन फिश, ये प्रॉन फिश से संबंधित है। फिर देखिए नीली क्रांति, मछली उत्पादन से संबंधित है, मछली, नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन, है ना। फिर गोल क्रांति, आलू उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, ब्लैक रेवोल्यूशन। रजत या सिल्वर क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन, पोल्ट्री फार्मिंग, अंडा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। फिर देखिए सुनहरी या गोल्डन क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन, ये बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन, इट इज फॉर जिसको आप कहते हैं सनफ्लावर, है ना, सनफ्लावर और मस्टर्ड, सरसों और सूरजमुखी से संबंधित है। भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन, इट इज फॉर खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रिजर्वेशन होता है ना, जैसे कि आपके पास कोई जैसे अचार बना लिया, जैम बना लिया, चिप्स बना लिए,
लंबे समय तक उनको रखना है, ये कैन बना लिए, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ बना लिए, ये सब इसमें आता है। ग्रे रिवोल्यूशन, इट इज फॉर फर्टिलाइजर्स। ग्रे रिवोल्यूशन किसके लिए था? फर्टिलाइजर। इंद्रधनुषी क्रांति, उपरोक्त सभी क्रांतियां। एक था रेनबो रिवोल्यूशन। ये जितनी भी क्रांतियों के बारे में आपने पढ़ा ना, इन सब की क्रांति करना, इन सब का रिवोल्यूशन करना, ये सब क्या हुआ? रेनबो रिवोल्यूशन। तो देखिए दोस्तों, आज हम जिस टाइम पीरियड में जी रहे हैं, आज 2023 आ गया है और हमने बहुत अच्छे लेवल पे इन सब में अपने आप को, अपने देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया है। जैसे कि खास करिए सीड्स जो है, ऑयल सीड्स, हम ऑयल सीड्स के उत्पादन में 2013 में ही सेल्फ डिपेंडेंट बन गए थे। पल्सेज अभी भी हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। दालों के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर नहीं बने हैं, दालें अभी हम बाहर से मंगवाते हैं भाई, ठीक है ना, ये बात सही है। अदरवाइज आप देखिए, टी प्रोडक्शन में हम सेकंड नंबर पे हैं वर्ल्ड वाइड, मिल्क प्रोडक्शन में अभी हम पहले स्थान पर हैं, कॉफी प्रोडक्शन में हम 7th नंबर पे हैं, कॉटन प्रोडक्शन में हम 2nd नंबर पर हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में आता है प्रोडक्शन के लिहाज से। तो हम जिसको कहते हैं ना कि एक मौका आया जब हमें विश्व के सामने हाथ फैलाना पड़ा कि भाई हमें हमारे देश की मदद करिए, और आज भारत पूरे विश्व की मदद करता है। पेंडेमिक हुआ अभी कोविड वाला, तो हमने कई सारे देशों को गेहूं की मदद भेजी है। अभी श्रीलंका क्राइसिस से गुजर रहा था, श्रीलंका को हमने ह्यूमैनिटेरियन एड दिया है, उनको हमने बहुत बड़ी मात्रा में खाने की सामग्री पहुंचाई है। टर्की के अंदर बहुत बड़ा अभी देखिए भूकंप आया था, तो भारत की तरफ से बहुत सारी राहत सामग्री गई थी। अभी जब G20 समिट चल रहा था, तो मोरक्को के अंदर एक अर्थक्वेक आया, वहां पर भारत का बचाव दल पहुंचा था। तो दोस्तों, ये सब चीजें जो है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह, जो बहुत ही छोटे लेवल पे शुरू हुई, बट आज आप देखें ना तो ये बहुत बड़ी बन चुकी है। तो दोस्तों, ये जो अभी हमने बात करी, ये सारी बात थी ग्रीन रेवोल्यूशन की। अब देखिए, अगली जो आपको बात करनी है ना, वो बात करनी है सीजन्स क्रॉप्स, है ना। मतलब आपने कभी सुना होगा कि जैसे एक साल के अंदर फसलें लगाते हैं, तो मोस्टली 3 बार अलग अलग टाइम पीरियड में फसलों को लगाया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम में। मोस्टली आपने सुना होगा खरीफ की फसल और रबी की फसल, तीसरी फसल एक और होती है जायद, है ना। फसलें देखिए 3 है, खरीफ, रबी और जायद, जायद की फसल, है ना। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि भाई खरीफ की फसल को देखो इंग्लिश में खरीफ ही बोलते हैं, रबी को रबी ही बोला जाता है और जायद को जायद ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि वो क्रॉप्स का नाम लेते हैं और आपसे पूछते हैं कि कौन सी क्रॉप रबी की क्रॉप है या खरीफ की क्रॉप है, ठीक है। तो देखो, मैं आपको तरीका बताता हूं कि आप इसको याद कैसे करोगे। क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इनके बोने और काटने का समय, बोने का समय इसको अपन कहते हैं सीडिंग, और काटने का समय इसको अपन कहता है हार्वेस्टिंग, है ना। तो देखिए, सबसे पहले खरीफ की बात हो रही, खरीफ की फसल बेसिकली मानसूनी फसल होती है। खरीफ की फसल को पानी अच्छा चाहिए, तो जून जुलाई के अंदर खरीफ की फसल की सीडिंग होगी, इसकी बुवाई होगी और इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है सर्दी से पहले। जब हल्की हल्की सर्दी आने वाली होती है, तब खरीफ की फसल कट जाती है। तो खरीफ की फसल की बुवाई होती है जून जुलाई में और इसकी कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। बात समझ रहे हैं? खरीफ की फसल जो है, खरीफ क्रॉप जो है, इसकी सीडिंग हो रही है जून जुलाई में और इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है सितंबर अक्टूबर में। दूसरी फसल है हमारे पास रबी की फसल। जब ये सर्दियों का सीजन आता है ना, तो रबी की फसल जो है, इसको टेम्परेचर थोड़ा सा कहते हैं ना ठंडा चाहिए, धूप खिली हुई होनी चाहिए बट तापमान ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो रबी की फसलों के लिए बेस्ट है कि इनकी सीडिंग, इनको बोने का समय क्या होना चाहिए, अक्टूबर और नवंबर होना चाहिए, तथा इनकी हार्वेस्टिंग कब होनी चाहिए, मार्च में होनी चाहिए। मतलब फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास जब गर्मियां शुरू होने वाली है, तब इस फसल को काट लीजिए। अब देखिए, मानसून के आने से पहले और ये गर्मियों का जो पूरा सीजन निकलता है, इस सीजन में क्या होता है, मार्च अप्रैल से लेके जून जुलाई तक के सीजन में हरी सब्जियां, ककड़ी, खीरा, कुकुम्बर टाइप के जो आइटम है, वाटरमेलन, स्वीट मेलन, इस तरह के जो आइटम है, ये आप लगा सकते हैं, इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। अब देखो, इसको याद कैसे करना है। देखो, मैंने इसको 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहली कैटेगरी जो है वो है खाद्यान्न। खाद्यान्न को अपन कह सकते हैं ग्रेन्स। क्या कह सकते हैं? ग्रेन्स। ग्रेन्स आप समझते हैं ना, अनाज बोलते हैं, अनाज। तो देखो, इसको याद कैसे करना है। देखो, गेहूं और जौ, कौन कौन, गेहूं और जौ। गेहूं समझ गए, वीट, जौ समझ गए, बार्ले। गेहूं क्या है, वीट,
और जौ क्या है, बार्ले। ठीक है, ये दो रबी की फसल है। इसके अलावा कोई भी अनाज आया, कोई भी अनाज आ जाए, कोई भी अनाज से मेरा क्या मतलब है, ज्वार आ जाए, ज्वार समझते हैं ना आप, सोरगम है ना, बाजरा आ जाए, बाजरा आप समझते हैं ना, राजस्थान में खूब होता है बाजरा। मक्का आ जाए आपके पास, मक्का हो जाए मेज, रागी हो जाए, साउथ इंडिया के अंदर एक होता है रागी, है ना। चावल तो वैसे साल भर ही चलता है, चावल तो 3 किस्में हो जाती है। चावल को भले आप यहां लिख दीजिए, बट चावल पूरे साल निकलता है। पश्चिम बंगाल में तो चावल की 3 बार बुवाई हो जाती है। तो बेसिकली वीट और बार्ले, गेहूं और चावल रबी की फसल है। इसके अलावा जो भी अनाज बचा, मिलेट्स बोलते हैं, मोटा अनाज है बेसिकली, मोटा अनाज मिलेट्स, ज्वार बाजरा मक्का रागी, सोरगम हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, रागी हो गया, ये सब कैसे है, ये सब खरीफ की फसल है। ठीक है, फिर देखो दालें, दालें अपन जो है इनको अपन बोलते हैं पल्सेस। दालें क्या है, पल्सेस, दलहन फसलें। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे आप, देखो एक होती है चने की दाल, एक होती है मसूर की दाल। चना हो गया चिकपीस, चना क्या है, चिकपीस। मसूर की दाल क्या है, रेड लेंथिल्स। मसूर की दाल आपने देखी होगी, लाल कलर की दाल आती है, रेड लेंथिल बोलते हैं उसको, है ना। चने को अपन चिकपी बोलते हैं, चिकपीस। तो चना और मसूर के अलावा कोई भी दाल आ जाए, दाल, तो चना मसूर के अलावा कौन सी दाल है, अरहर की दाल, है ना। अरहर की दाल, सांबर वाली दाल नहीं होती है, पिजन पी बोलते हैं इसको, सांबर वाली दाल को क्या बोलते हैं, पिजन पी, ये आ जाए। अगर उड़द दाल आ जाए, उड़द की दाल काली दाल होती है, ब्लैक लेंथिल्स, उड़द की दाल आ जाए, या फिर मूंग आ गए, मूंग हरे वाले, ग्रीन लेंथिल्स, या फिर उड़द आ जाए, या उड़द हो गया, मोठ आ जाए, मोठ एक्चुअली राजस्थान में होता है, मोठ होता है ना, ब्राउन कलर के मोठ होते हैं यहाँ पर, ठीक है, या फिर ये आ जाए। तो कुल मिला के मोठ को बोलते हैं मैट बीन्स, मोठ को क्या बोलते हैं, मैट बीन्स, मैट बीन्स। तो चना और मसूर को छोड़ के कोई भी दाल आ जाए, उड़द, अरहर, मूंग, मोठ, वो सारी दालें कहां पे आ जाएंगी, खरीफ की फसल में आ जाएंगी। ठीक है, फाइनली देखिए तिलहन, तिलहन के लिए अपने पास क्या शब्द है, ऑयल सीड्स। क्या शब्द है, ऑयल सीड्स। अब ऑयल सीड मतलब जिनसे ऑयल निकलता है। अब यार इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 4 इधर है, 4 इधर है। मतलब देखो तिल, ये यहां पर ऑयल सीड्स यहां पर है, ठीक है, ये ऑयल सीड है सारे। अब ऑयल सीड में देखो क्या है, कोई भी एक ग्रुप याद कर लो। जैसे खरीफ का ग्रुप क्या है, तिल, तिल समझते हो आप, तिल, सेस्मे सीड्स, तिल को क्या बोलते हैं, सेस्मे सीड्स। फिर मूंगफली, ग्राउंडनट, मूंगफली क्या होता है, ग्राउंडनट। फिर है अरंडी और सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन आप समझते हैं, अरंडी का भी बीज होता है, उसका भी तेल निकलता है। तो तिल, मूंगफली, अरंडी और सोयाबीन, ठीक है, ये सभी जो है ये कैसी फसलें हैं, खरीफ की फसलें। इसके अलावा रबी में जाओ आप, रबी में देखो तो सरसों, सरसों समझ गए आप, मस्टर्ड, अलसी, अलसी का भी तेल होता है, इसका इंडस्ट्रियल बहुत यूज होता है, अलसी का एक छोटा सा बीज निकलता है। तारामीरा, तारामीरा राजस्थान की फसल है। जोजोबा, जोजोबा का भी सीड जो है ये इजराइल से आया है, हम इजराइल से लेके आए थे जोजोबा के सीड, राजस्थान में इसका बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। और सूरजमुखी हो गया, सनफ्लावर, सूरजमुखी क्या हो गया, सनफ्लावर, ठीक है। तो भाई इनमें से कोई 4, कोई आप एक याद कर लो। जैसे आप याद कर लो तिल, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, तिल, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन के, यार ये खरीफ की है। इसके अलावा जो कुछ भी बचा वो सब कहां चला जाएगा, रबी में चला जाएगा। फाइनली देखो अदर, कुछ और भी फसलें हमारे पास अदर, देखो कॉटन और शुगर केन, कॉटन और शुगर केन। कॉटन और शुगर केन को छोड़ के, कॉटन और शुगर केन को छोड़ के कैसी भी वाणिज्यिक फसल है, कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप वो होती है जिसका उत्पादन हम इसलिए करते हैं ताकि इनसे पैसा कमाया जा सके, बात समझ रहे हैं। तो कॉटन और शुगर केन के अलावा कोई भी कैश क्रॉप हो जाए, कैश क्रॉप में क्या होता है देखो, आलू, प्याज, मिर्च, अदरक, जीरा, राई, अफीम, अफीम समझते हो ना आप, अफीम होती है ये पॉपी, अफीम को बोलते हैं पॉपी, है ना। आप ये तंबाकू भी ले सकते हैं, इसमें टोबैको, तंबाकू ले सकते हैं आप, विभिन्न प्रकार के मसाले ले सकते हैं, जितने भी स्पाइसेस होते हैं, है ना। इसमें देखो चिली हो गया, जिंजर हो गया, लहसुन हो गया, गार्लिक मतलब लहसुन गार्लिक, राई हो गया,
ये सभी जितने भी प्रकार के मसाले हैं ये सब कब होते हैं? रबी की फसल में होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप देखो कॉटन और शुगर केन ये खरीफ की फसल है, बाकी कुछ भी हो जाए वो सब किधर चला जाएगा? वो सभी रबी में चला जाएगा। अब आप देखो जायद में आ जाओ। जायद में क्या है? जायद वाले में क्या है आप देखो ध्यान से, तो मार्च अप्रैल जून जुलाई गर्मी का टाइम है। इस गर्मी में क्या ही हो सकता है? खाद्यान्न ग्रेन्स हो नहीं सकते, ग्रेन्स हो नहीं सकते, है ना, दालें हो नहीं सकती, यहां पे तिल हो नहीं सकते, इतना है ही नहीं टाइम। सिर्फ और सिर्फ क्या है? खीरा, कोकम्बर, है ना, या फिर ककड़ी, तरबूज, वाटरमेलन, खरबूजा, स्वीट मेलन, ये सारी चीजें ही होती है। मतलब एक बीच का थोड़ा सा टाइम है कि वो गर्मी का सीजन आता है ना, तो ये छोटी मोटी हरी सब्जियां वगैरह ये सब निकल जाती है। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर हमारा जो पूरा सब्जेक्ट था, ये पूरा जो टॉपिक था आज का, ये एग्रीकल्चर पर था। तो मैं चाहूंगा कि आप इसमें से सबसे पहले तो वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन के हमारे पार्ट थे ना, जिसमें हमने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, लाल क्रांति, पीली क्रांति, ये सारी चीजें करी थी, उसको जरूर याद रखना। फिर वो जो कल्चर की बात हुई थी ना, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, आलेरीकल्चर, पामोकल्चर, मोरीकल्चर, ये क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। और दोस्तों आप इस चीज को भी अगर देखेंगे तो बड़े मैंने आसान तरीके से समझाया है, ठीक है। थोड़ा हो सकता है कि आपको इसको इंग्लिश करने में दिक्कत आए, बट जो आपके घर पे नाम चलता है, जिस जगह पे आप पढ़ाई करते हो, वहां पे जो नाम चलता है, आप इसका एक चार्ट बना लीजिए और फोकस करिए कि कौन सी चीज कम है, पहले वो याद की जाए। जैसे रबी की फसल में ग्रेन्स में गेहूं और जौ दो ही हैं। गेहूं और जौ को याद करने के बाद जो कुछ भी बचा वो सब किधर चला गया? खरीफ में चला गया। इधर देखो चना और मसूर, मटर क्या होता है? मटर भी होता है। मटर को क्या, मटर होता है ना, उसको सुखा के दाल के रूप में काम लेते हैं, तो मटर भी आप लिख सकते हो, बट बेसिकली दो चीजें हैं, चना और मसूर। इसकी अलावा जो भी दालें बचेंगी वो सारी कहाँ चली जाएंगी? खरीफ में चली जाएंगी। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये एग्रीकल्चर का टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी चीजें लिखने वाली हैं, नोट्स बनाने वाली है, आपके सामने पीपीटी अवेलेबल है, अच्छे से इसको पॉज करिए, पीपीटी को देखिए, नोट्स बनाइए, और दोस्तों आप पुराने पेपर चेक कर लीजिए, आपको इसमें से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ अभी मैं ये क्लास यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।